हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रांति एजुकेशन हब में। आइए एक महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पहले देख लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हमें जानकारी क्यों चाहिए। जैसे मानव है, मानव अपने रहन सहन, खान पान और विकास संबंधित कार्यों को पृथ्वी के भूपृष्ठ पर करता है, ठीक। और पृथ्वी के भूपृष्ठ पर नदियाँ बहती हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, ठीक है। लेकिन जब पृथ्वी के अंदर की बात की जाती है तो उसके बारे में जो जानकारी है लिमिट है। लिमिट क्यों है? क्योंकि उसकी जानकारी हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं हो पाती है। जितनी भी जानकारी जैसे प्राप्त होती है ज्वालामुखी के द्वारा, तो उसका लिमिट होता है। क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर तक विस्तारित है, तो जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है वो कुछ किलोमीटर तक ही सीमित होती है। तो जो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के भीतर जो चरम भूगर्भिक घटनाएं घटित होती है उसके आधार पर हम लोग को जानना, क्योंकि उसका मानव जीवन से भी प्रभाव जुड़ा होता है, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में है क्या, उसकी स्थिति क्या है, उससे विशेषताएं, और उसके साथ साथ जो एग्जाम में पॉइंट आते हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम देख लिए क्यों आवश्यकता है। अब आंतरिक संरचना को ज्ञात करने के लिए जो पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उनकी विशेषता क्या है, उसके स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। स्रोत क्या है हमारे पास? दो स्रोत है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत, ठीक। प्रत्यक्ष में बात करें तो प्रवेधन, और दूसरा क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। और अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में बात करें, ताप, दाब, घनत्व, भूकंप विज्ञान, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं प्रवेधन। प्रवेधन का सीधे से तात्पर्य पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर की जानकारी प्राप्त करना। तो इसमें समस्या क्या है कि आज तक के सबसे बड़ा प्रवेधन, सबसे लंबा प्रवेधन कितना है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में। और पृथ्वी की त्रिज्या हमें कितना पता है? 6371, केवल 12 किलोमीटर। तो कितनी जानकारी प्राप्त होगी? लिमिट प्राप्त होगी, ठीक है। और दूसरा, खान में सबसे अधिक तक आज तक की गहराई कितनी है? खान में जो खदान होती है, खदान के बारे में 4 किलोमीटर तक सबसे अधिक खान को अभी तक प्रवेधन किया गया है, ठीक है। ये कहाँ किया गया है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण खान में उसका नाम क्या है? रॉबिन्सन, ठीक है। ये सब पूछा जाता है कि खदान में सर्वाधिक प्रवेधन कहाँ किया गया है और कितने किलोमीटर तक। तो 4 किलोमीटर तक दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण खान में रॉबिन्सन गर्त में। और सर्वाधिक प्रवेधन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक? 12 किलोमीटर तक। तो ये प्रवेधन के बारे में जानकारी हो गई। ज्वालामुखी, जो पृथ्वी के अंदर लावा है, तप्त लावा है, जब वह पृथ्वी के भूपृष्ठ से के छिद्र के माध्यम से बाहर आती है तो ठंडा हो जाती है। तो हमने बताया था ज्वालामुखी से जो लावा आती है ठंडा होकर मैग्मा के रूप में आती है, तो वो कुछ किलोमीटर तक आती है, उसकी भी जानकारी अपर्याप्त है, ठीक। अब अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत में ताप है। जैसे पृथ्वी के सतह से हम लोग पृथ्वी के केंद्र की तरफ, पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ जाए तो ताप में लगातार वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है? 32 मीटर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी 32 मीटर हम लोग पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, ताप हमेशा बढ़ता जाएगा तो पृथ्वी के केंद्र में लाखों करोड़ों डिग्री सेल्सियस ताप हो जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी ऑटोमेटिक वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन एक समय के बाद उसका ताप स्थिर हो जाता है। ऐसे ही दाब की बात करें तो गहराई के साथ गहराई बढ़ेगी
तो दाब भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो भी पृथ्वी है कई लेयर में बटी होती है, तो इसका दाब एक दूसरे पर लगातार बढ़ा रहता है। ठीक, घनत्व की बात करें तो घनत्व भी गहराई के साथ बढ़ता है। गहराई बढ़ेगी, तीर का मतलब ऊपर बढ़ेगी, तो घनत्व भी बढ़ेगा। और भूकंप विज्ञान के द्वारा ज्ञात करते हैं कि जहां पर पी, यस और यल तरंगे होती है भूकंप से संबंधित, इसके बारे में हम लोग भूकंप में पूरा विस्तृत पढ़ेंगे। तो ये केवल जाने कि पी तरंग और यस तरंग और यल तरंग जहां जहां विस्तारित होती है, जहां जहां तक पहुंचती है, उस आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो हम लोग स्रोत के बारे में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देख लिए, और उसे प्रवेदन में मुख्य दो चीजें हैं। 4 किलोमीटर तक खदानों किया गया दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण खान रॉबिन्सन गर्त में, और सर्वाधिक प्रवेदन आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ ज्वालामुखी, अप्रत्यक्ष ताप, दाब, घनत्व और भूकंप। अब देख लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित। पृथ्वी की आंतरिक संरचना रासायनिक संगठन के अनुसार पर, रासायनिक संगठन। ठीक, 3 भागों में क्रस्ट, मैंटिल, कोर। क्रस्ट, मैंटिल, कोर। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मैंटल, कोर। ये पृथ्वी हो गई। ठीक है, इसके अध्ययन के लिए एक केंद्र हो गया। सॉरी। तो यहां से एक भाग ले लेते हैं, यहां से। ठीक, इसको हम लोग एक अलग जगह बना लेते हैं, यहां पे। इसी भाग को यहां पे बना लिया गया है। ठीक, क्रस्ट और मेंटल कोर में बांट देते हैं। अब देखिए, इसको समझिए आप लोग आराम से। ये हो गया क्रस्ट। ठीक, ये क्या हो गई? मैंटिल। ये क्या हो गई? कोर। इसका विस्तार यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है टोटल, यहां से यहां तक 6371 किलोमीटर। ध्यान रहे कहीं कहीं 6370 भी है, तो ये एनसीईआरटी की मानक लंबाई है, मानक। ठीक है, 6371 किलोमीटर। अब देख लेते हैं क्रस्ट के बारे में पहले। इसे भूपृष्ठ भी कहते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। यह सियाल से निर्मित होती है। सियाल का मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। और इसका औसत घनत्व 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, और क्रस्ट पर ही महाद्वीपीय पृष्ठ और महासागरीय पृष्ठ पाया जाता है। तो महाद्वीपीय पृष्ठ किससे मिलकर बना होता है, देख लेते हैं। महाद्वीपीय पृष्ठ और महासागरीय पृष्ठ, ये ग्रेनाइट से मिलकर बनी होती है, ग्रेनाइट, और ये बेसाल्ट से। पूछा जाता है क्वेश्चन, महाद्वीपीय पृष्ठ का निर्माण किससे होता है, तो ग्रेनाइट से। महासागरीय पृष्ठ का निर्माण बेसाल्ट से होता है। ठीक है, और क्रस्ट के बारे में हो गया। और एक चीज देखते हैं, भूपृष्ठ को 2 भागों में बांटा गया है। ये क्रस्ट हो गया भूपृष्ठ, ऊपरी भूपृष्ठ, निचली
ठीक। अब क्रस्ट का विस्तार कितना होता है, यहाँ जीरो से 35 किलोमीटर तक। ठीक, याद रहे, इसमें आप लोग ऐड कर लेंगे। और यह ऊपरी भूपृष्ठ का यानी 0 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक विस्तार होता है। ठीक, उसके बाद यह जो ऊपरी भूपृष्ठ और निचली भूपृष्ठ को अलग करने वाले लाइन का क्या नाम है, कोनराड। इसको लाइए फिर से लिख देते हैं। कोनराड असंबद्धता। कोनराड डिसकंटिन्यूटी मतलब असंबद्धता। असंबद्धता का मतलब है कि जो ये लाइन है भूपृष्ठ और ऊपरी भूपृष्ठ का सम्मिलित गुण, यानी कि कुछ गुण निचली भूपृष्ठ से कुछ गुण ऊपरी भूपृष्ठ से मिलती है, उसे असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो कोनराड हो गया, कोनराड वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने खोज किया था, तो कोनराड असंबद्धता। ठीक है, जो ये क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, क्रस्ट और मेंटल को क्या अलग करता है ये लाइन, मोहो असंबद्धता। ठीक, अब देख लेते हैं क्रस्ट में ऊपरी भूपृष्ठ और निचली भूपृष्ठ होता है, तो इसी प्रकार मेंटल में भी देख लेते हैं, दो भाग होता है। ऊपरी मेंटल को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवार, हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोग जानते रहिए, और निचली प्रवार। ठीक है, और जो ऊपरी प्रवार और निचली प्रवार को कौन सी अलग करती है लाइन, रिपेटी असंबद्धता। ठीक है दोस्तों, और ये कोर है, कोर को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऊपरी कोर, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाह्य कोर, ये क्या हो जाएगा, आंतरिक कोर। अब क्रस्ट और मेंटल को कौन सा अलग करता है, मोहो असंबद्धता। मेंटल और कोर को कौन अलग करता है लाइन, गुटेनबर्ग विसर्प असंबद्धता। ठीक, 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तारित क्रस्ट है, और मेंटल के बारे में विस्तार देख लेते हैं, 2900 किलोमीटर तक है, और कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। ठीक, अब देख लेते हैं बाह्य कोर और आंतरिक कोर को कौन सी असंबद्धता अलग करती है, उसका नाम है लेहमैन या मेन असंबद्धता। ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको एक बार पुनः समझ लेते हैं। भूपृष्ठ यानी क्रस्ट हो गई, क्रस्ट का विस्तार पहले कितना है, 0 से 35 किलोमीटर तक, और ये दो भागों में ऊपरी भूपृष्ठ और निचली भूपृष्ठ में बटी होती है, इसको अलग करता है कोनराड असंबद्धता। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली लाइन मोहो असंबद्धता, और मेंटल को भी ऊपरी प्रवार और निचली प्रवार में भागों में बांटा गया है, जिसका विस्तार 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर तक, और ऊपरी प्रवार और निचली प्रवार को रिपेटी असंबद्धता द्वारा अलग किया जाता है। मेंटल और कोर को गुटेनबर्ग विसर्प असंबद्धता द्वारा अलग किया जाता है। ठीक, और बाह्य कोर और आंतरिक कोर को लेहमैन असंबद्धता के द्वारा विभक्त किया जाता है, जिसका विस्तार 2900 से 6371 किलोमीटर तक होता है। तो हम लोगों ने भूपृष्ठ के बारे में देख लिया, आइए चलते हैं प्रवार है मेंटल के बारे में देख लेते हैं। इसे सीमा भी कहते हैं।
यानी सिलिका और मैग्नीशियम। इस परत का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से, सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। ठीक, इसकी विशेषता के बारे में और देख लेते हैं। इसका औसत घनत्व, औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो भी 5.5 पूछा जाता है। यही चीज पृथ्वी का औसत घनत्व है। ठीक है, अब मेंटल के बारे में हो गया। अब कोर के बारे में देख लेते हैं। कोर, इसका निर्माण नीफे कहते हैं। इस परत को नीफे मतलब निकिल और आयरन। निकिल प्लस आयरन से इसका निर्माण हुआ है। इसका घनत्व तो देख लेते हैं, वो भी औसत घनत्व कितना है? 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये सियाल हो गया पहला, सियाल, सिलिका एल्युमिनियम, सिलिका एल्युमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम और निकिल आयरन। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र की तरफ आ रहे हैं, पृथ्वी के केंद्र की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे जो तत्व हैं, जो सिलिका और मैग्नीशियम, निकिल और आयरन, उनकी मात्रा यानी कि उनके घनत्व में वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी ठंडा हुई थी विभेदन की प्रक्रिया में, तो वहां से जो निकिल और आयरन जैसे जो घनत्व में ज्यादा थे वो नीचे बैठते चले गए। कोई पदार्थ है, बाल्टी में आप कुछ घोले तो जो भी घनत्व में ज्यादा भारी होगा वो नीचे तली की तरफ बैठता जाएगा। तो इससे हमें क्या ज्ञात हुआ कि निकिल और आयरन जैसे भारी तत्व हमेशा कहाँ पर है? केंद्र की तरफ। तो दोस्तों, इसको आप लोग एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। और इसके विस्तार और इसकी विशेषताओं के बारे में, इस प्रकार दोस्तों आंतरिक संरचना के बारे में हमने अच्छे से कवर किया। उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।